हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल नितेश तिवारी ई लर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स को जो आज हुआ है उसके बारे में पेपर सॉल्व कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको पेपर सॉल्व करना है और कौन कौन से जो आंसर्स है वो बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं जो कि रीडिंग सेक्शन का है, पैसेज है। तो अब ऑब्वियसली इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू लर्न द पैसेज टू रीड द पैसेज फॉर यू, बट आई विल गोइंग टू सॉल्व द पैसेज फॉर यू। तो जो पहला वाला पैसेज है, इसमें अगर आपने पैसेज पढ़ा हो तो आप देख सकते हैं कि जो पैसेज है वो पॉजिटिव थिंकिंग के इम्पोर्टेंस को हमारे लाइफ में शो करता है। तो पूरे पैसेज में बताया गया है कि किस तरीके से जो पॉजिटिव थिंकिंग है वो हमें हमारे अंदर लीडरशिप स्किल्स और हमारे लिए लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस को अचीव करने के लिए हेल्पफुल है। तो चलिए पैसेज को हम स्क्रॉल करते हैं और क्वेश्चंस पे आते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन है हमारा वो कहता है, एक्सप्लेन हाउ पॉजिटिव थिंकिंग कैन इम्पैक्ट एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू कोप विद स्ट्रेस, प्रोवाइड स्पेसिफिक एग्जांपल्स और सिनेरियोज। तो पहला क्वेश्चन हमें कहता है कि हमें बताना है कि पॉजिटिव थिंकिंग किस तरीके से बच्चों के अंदर किसी भी तरीके के स्ट्रेस से फाइट करने में हेल्प करता है। तो देखिए, अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है और आप एक पॉजिटिव थिंकर है तो ऑब्वियसली आप उसके नेगेटिव्स को नहीं देखेंगे और अपनी प्रॉब्लम की पॉजिटिविटी को देखते हुए, उसको समझते हुए आप बेस्ट ऑप्शंस फाइंड आउट करेंगे। तो आपको एक एग्जांपल देकर के इस बात को एक्सप्लेन करना है अपनी तरफ से। इन व्हाट वेज कैन अ पॉजिटिव माइंडसेट इन्फ्लुएंस द रिलेशनशिप एंड इंडिविजुअल फॉर्म्स विद अदर्स। तो आपको इसमें बताना है कि किस तरीके से एक पॉजिटिव थिंकर किसी दूसरे पर्सन के साथ जो उसका रिलेशनशिप होता है उसको अच्छे से फॉर्म कर सकता है। तो अब ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि, और हमें दो एग्जांपल भी दे करके बताना है इसमें। तो आप क्या करेंगे, अगर आप एक पॉजिटिव थिंकर है, किसी आप नए पर्सन से मिलते हैं तो ऑब्वियसली आपके माइंड में ये रहता है कि हाँ, आप उसके बारे में पॉजिटिव सोचते हैं और आपका उसके साथ जो रिलेशनशिप आप बिल्ड करते हैं वो अच्छा होता है। अगर आपने किसी पर्सन से मिलने के बाद उसके बारे में पहले ही ये बात सोच लिया कि वो पर्सन ऐसा है या वैसा है, मतलब आपने उसकी नेगेटिविटी को देखा, आप पॉजिटिव नहीं है उसको लेकर के, तो ऑब्वियसली आपके माइंड में उसको लेकर के एक नेगेटिव इमेज क्रिएट होगी जो कि ठीक नहीं है। तो ऑब्वियसली हमें किसी से मिलते वक्त एक अपने अंदर पॉजिटिविटी रखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ताकि हम चीज़ों को सही तरीके से कर पाए या किसी के साथ भी एक अच्छे रिलेशनशिप को बिल्ड कर पाए। थर्ड जो हमारे पास क्वेश्चन है वो कहता है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द की फैक्टर टू बिकमिंग अ सुपर अचीवर। तो प्यारे बच्चे, थर्ड क्वेश्चन में ये वाली बात बोली जा रही है कि हमें हमारे अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज़ द की फैक्टर फॉर बिकमिंग अ सुपर अचीवर, कि हमारे अंदर ऐसा कौन सा एक की फैक्टर है, मतलब कौन सा एक टैलेंट है जिससे हम एक सुपर अचीवर बन सकते हैं, इस लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है इनहेरिटेड टैलेंट। देखिए बच्चे, इनहेरिटेड टैलेंट का मतलब होता है जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलता है, ऑब्वियसली वो नहीं है। पॉजिटिव थिंकिंग एंड हार्डवर्क, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अकेडमिक क्वालिफिकेशंस। तो देखिए, आप कितना भी पढ़ लीजिए, सक्सेस की कोई गारंटी नहीं होती। फाइनेंशियल रिसोर्स, आपके पास कितना भी पैसा हो खत्म हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो एक ऑप्शन है वो है पॉजिटिव थिंकिंग एंड हार्डवर्क। अगर आप एक पॉजिटिव थिंकर है और आप हार्डवर्क भी करते हैं तो ऑब्वियसली आप अपने लाइफ में सारी चीज़ को अचीव कर सकते हैं। तो ऑप्शन वी विल बी द करेक्ट वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट क्वालिटीज द पॉजिटिव थिंकिंग कल्टिवेट अकॉर्डिंग टू द पैसेज, कि आपके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग कौन कौन सी क्वालिटीज़ को बिल्ड करता है, जन्म देता है। क्रिएटिविटी एंड लीडरशिप, इंडिपेंडेंस, करेज एंड कोऑपरेशन, ऑनेस्टी एंड कंप्लेसेंसी, स्पिरिचुअलिटी एंड इंटीग्रिटी। तो प्यारे बच्चों, इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है हमारे पास आंसर ए, क्रिएटिविटी एंड लीडरशिप। अगर आप एक पॉजिटिव थिंकर है तो आप बहुत क्रिएटिव हैं और आपके अंदर ऑब्वियसली लीडरशिप स्किल अच्छी होगी, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि आप दूसरे पर्सन के साथ बहुत अच्छे से कोऑपरेट कर पाएंगे। चलिए बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम। ये कहता है, हाउ डज द पैसेज सजेस्ट दैट वन कैन अचीव पॉजिटिव थिंकिंग। पैसेज कैसे बताता है कि एक पर्सन पॉजिटिव थिंकिंग को अचीव कर सकता है, मतलब आप कैसे एक पॉजिटिव थिंकर बन सकते हैं, जो कि ऑब्वियसली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ में सक्सेस को अचीव करने के लिए। पहला, बाय इग्नोरिंग वंस मिस्टेक एंड फेलियर। अगर आप अपने मिस्टेक और फेलियर को इग्नोर करते जाए तो ऑब्वियसली आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप कभी सीख नहीं पाएंगे अपने फेलियर से। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास, थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन विल एंड एक्नॉलेजिंग मिस्टेक्स, कि आप हर चीज़ों में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। आपके अंदर किसी भी चीज़ को सीखने की इच्छा होनी चाहिए, विल का मतलब है इच्छा का होना, एंड एक्नॉलेजिंग मिस्टेक्स, और अपनी गलतियों का आपको एहसास हो। तो आगे ना पढ़ते हुए मैं आपको बता देना चाहूँगा कि यही हमारा सबसे करेक्ट आंसर है, थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड विल टू विल एक्नॉलेजिंग मिस्टेक्स। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्यारे बच्चों, अब हमारे पास 6 क्वेश्चन है। ये कहता है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, कि इस पैसेज का एक सेंट्रल आइडिया क्या है। तो हमारे इस पैसेज का सेंट्रल आइडिया क्या है, ऑप्शंस देखते हैं।
पॉजिटिव थिंकिंग लीड्स टू फाइनेंशियल सक्सेस। पॉजिटिव थिंकिंग रिक्वायर्स शटिंग आउट नेगेटिविटी। मतलब देखिए, पॉजिटिव थिंकिंग से आपको फाइनेंशियल सक्सेस मिलता है, आप पैसे बहुत कमा पाते हैं अपनी लाइफ में। या पॉजिटिव थिंकिंग क्या करता है, हमारे रिक्वायर्स, मतलब पॉजिटिव थिंकिंग के लिए ज़रूरी है कि हम नेगेटिविटी को सोचना बंद कर दें। पॉजिटिव थिंकिंग इज़ एसेंशियल फॉर अ पर्पसफुल एंड अ रिवॉर्डफुल लाइफ। एक अच्छे मकसद और एक अच्छे लाइफ के लिए हमें पॉजिटिव थिंकिंग चाहिए। तो आप ऑप्शन सी इसमें लगाएंगे कि हमें लाइफ में बहुत कुछ रिवॉर्ड मिलता है पॉजिटिव थिंकिंग के थ्रू, और हाँ, हमारे लिए ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है सोसाइटल और कल्चरल फैक्टर्स में इम्पैक्ट एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू अडेप्ट पॉजिटिव थिंकिंग। प्रोवाइड एग्जाम्पल्स एंड एक्सप्लेन योर रीजनिंग। आपको ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है बच्चों, खुद से अटेम्प्ट करना है। तो कभी भी पैसे से डायरेक्टली किसी भी लाइन को मत लीजिए कि डायरेक्ट आप लेकर के और आप आंसर में लिख दे रहे हो, बिल्कुल गलत होगा। इसमें आपको अपना माइंडसेट आपको एक्सप्रेस करना है। तो आपको बताना है सोसाइटल और कल्चरल फैक्टर्स में इम्पैक्ट एंड इंडिविजुअल एबिलिटी। आपको बताना है किस तरीके से सोसाइटी और कल्चर दोनों ही किसी एक पर्सन के पॉजिटिव थिंकिंग को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करते हैं। देखिए, आप कितने भी पॉजिटिव थिंकर क्यों नहीं है, अगर आप एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर लोगों के जो माइंडसेट है वो बहुत नेगेटिव है, या आप एक ऐसे कल्चर से हैं जहाँ पर दूसरे को नेगेटिव कल्चर या नेगेटिविटी के उस पर देखा जाता है, तो आप कहीं ना कहीं पॉजिटिव नहीं रह सकते। तो आपको इसी बात को एक्सप्लेन करना है कि एक सोसाइटी और एक जो आपका कल्चर है, किस तरीके से आपको पॉजिटिव थिंकिंग को एम्पावर करने में या पॉजिटिव थिंकर बनने में आपको हेल्प करता है। सो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू एक्सप्लेन एंड यू कैन इवन गिव सम फ्यू एग्जाम्पल्स फॉर इट। नाउ द 8th क्वेश्चन सेज कंप्लीट द सेंटेंस। हमें कंप्लीट को सेंटेंस करना है बच्चों, सेंटेंस को कंप्लीट करना है, सॉरी। द पैसेज एम्फेसाइजेस दैट पॉजिटिव थिंकिंग कैन मेक रीचिंग योर गोल ईजियर एंड मोर एन्जॉयबल। कि जो पॉजिटिव थिंकिंग है वो आपकी हेल्प करता है आपके गोल को अचीव करने में जल्दी, और उसको बहुत ज़्यादा आप इंजॉय करते हैं, आसान बना देता है आपके गोल को, आपके टारगेट को। गिविंग यू स्ट्रेंथ टू फेस एडवर्टीज एंड फेलियर विद इसका जो आपका मतलब क्या करता है, वो आपको स्ट्रेंथ देता है अपने फेलियर से सीखने का। किस चीज़ के साथ प्यारे बच्चे, तो इसका हो जाएगा कि आप एक्सेप्टेंस आप कह सकते हैं, विद एक्सेप्टेंस, या ऐसे फेस एडवर्टीज एंड फेलियर्स विद लर्निंग न्यू थिंग्स भी आप मेंशन कर सकते हैं कि नई चीज़ों को सीखते हुए आप आगे बढ़ते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है व्हाट इज अ सिनोनिम फॉर एडवर्सिटीज एज यूज्ड इन द पैसेज पैरा 4। प्यारे बच्चे, जब आप पैरा 4 को देखेंगे तो आपको पता चलेगा, उसमें वर्ड दिया हुआ है एडवर्सिटीज़। एडवर्सिटीज़ का जो मतलब है वो होता है प्यारे बच्चे कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम किसी चीज़ को करते वक्त। तो आप जो इसका आंसर लिखेंगे वो लिखेंगे चैलेंजेस। सो आंसर ए विल बी द करेक्ट वन, द ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन, चैलेंजेस। चलिए बच्चों, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इसके क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट है। अब हम पैसेज 2 की बात करते हैं। प्यारे बच्चों, पैसेज 2 को पढ़ने के बाद आप इसका एक आइडिया ले सकते हैं कि जो पैसेज 2 है वो ये इस चीज़ को कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करता है। इसका थीम ये है कि इंडिया में हमारे पास जो यूथ है उसकी जो पॉपुलेशन है वो एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो वो पॉपुलेशन है उसको प्रॉपर गाइडेंस या प्रॉपर एजुकेशन की क्वालिटी, हेल्थ फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड होने की वजह से ये जो पॉपुलेशन है वो वेस्ट है, जो हमारे ओवरऑल इकोनॉमी को बूस्ट नहीं कर पा रही है। तो ये हमारा कहीं ना कहीं एक टारगेट है, और शायद आने वाले टाइम में इंडिया उस एक प्रॉपर अचीवमेंट को नहीं अचीव कर पाए जो वो कर सकता था अपने यूथ के बेसिस पर। तो ये पैसेज यही बताता है कि किस तरीके से अगर हम अपने यूथ को एक क्वालिटी एजुकेशन, एक क्वालिटी ऑफ हेल्थ फैसिलिटी और बाकी सारी की सारी जो नेसेसरी फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करवाए, क्वालिटी की चीज़ें उनको मिले, तो शायद इंडिया जो है आने वाले टाइम में बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है। और पैसेज के लास्ट में प्यारे बच्चों हमें दिया हुआ है एक ग्राफ दिया हुआ है, और ग्राफ के बेसिस पर चाइना, इंडिया और अफ्रीका की जो 3 कंट्री है उनको कंपेयर किया गया है कि 2050 तक वो किस तरीके से उनकी जो पॉपुलेशन है वो ग्रो करेगी, मतलब वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो ग्रो करेगी। तो चलिए बच्चों, पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ 2019 व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियन यूथ लैक द नेसेसरी स्किल्स फॉर द एम्प्लॉयमेंट इन 2030। मतलब इसका मतलब ये है कि यूनिसेफ के जो 2019 का डेटा है या जो उन्होंने दिया है उसके अकॉर्डिंग इंडिया में जो कितनी परसेंट जो यूथ है उनके पास एम्प्लॉयमेंट के लिए जो स्किल्स होंगे उनकी कमी होगी। मतलब उनके पास कहीं ना कहीं किसी भी एम्प्लॉयमेंट को या जॉब को पाने के लिए उतनी ज़्यादा स्किल नहीं होगा। तो 47% आपका प्यारे बच्चों इसका आंसर है। आप जाकर के पैरा में चेक कर सकते हैं, 47% हमारा ये एग्जैक्ट आंसर। तो ऑप्शन सी विल बी द एग्जैक्ट वन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2,
व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द आयुष्मान भारत योजना इन द कंटेक्स्ट ऑफ हेल्थ केयर मेंशन, इसलिए प्राइमरी कि आयुष्मान भारत योजना का क्या हमारा महत्व है, ऊपर पैसेज में क्या मतलब है, आयुष्मान भारत योजना किस चीज़ पर आधारित है उसके बारे में बात किया जा रहा है, जो कि स्ट्रेथनिंग प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज, प्रोवाइडिंग फ्री हेल्थ केयर, अपग्रेडिंग प्राइवेट हॉस्पिटल, एक्सपेंडिंग हेल्थ इंश्योरेंस। तो इसका प्यारे बच्चे हो जाएगा स्ट्रेथनिंग प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज, स्ट्रेथनिंग प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज। आपका ऑप्शन ए सही आंसर है बच्चों, कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज है हमें उसे बूस्ट करना चाहिए और लोगों को सारी की सारी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे, जो हमारा अगला ऑप्शन है वो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डज द पैसेज सजेस्ट एड्रेसिंग द इशू ऑफ अनएफोर्डेबल हेल्थ केयर इन रूरल इंडिया। आपको बताना है कि किस तरीके से प्यारे बच्चे आज हमारे इंडिया में जो हेल्थ केयर या हेल्थ फैसिलिटीज़ है वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुकी है कि सारे के सारे लोग उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। मिडिल क्लास लोग थोड़ा सा कर पाते हैं, थोड़े नहीं, और पुअर्स तो बिल्कुल भी नहीं कर पाते। तो ये आपको कॉन्सेप्ट को बताना है कि कहीं ना कहीं हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल तो है, लेकिन एक बहुत ही सिम पॉपुलेशन का एक बहुत ही लिमिटेड नंबर ही ऐसी पॉपुलेशन की है जो उस फैसिलिटीज़ को अचीव कर सकती है। तो आप अपने आप लिखेंगे व्हाट मेजर्स कैन एनहेंस वुमेंस वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो इसमें प्यारे बच्चे इस वाले क्वेश्चन के आंसर के लिए, क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर के लिए आप पैसेज पढ़ेंगे। पैसेज का जो लास्ट पार्ट है उसमें आपको बताया हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जॉब पोर्टल्स एंड प्यारे बच्चों इक्वल पे, है ना। अगर हम वुमेंस के लिए जॉब पोर्टल्स बना दें जिस पे वुमेन जा कर के एनरोल कर सकती है और वहाँ से अपने लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड कर सकती है, और दूसरा वुमेंस को इक्वल पे करे एज लाइक मेंस ना, कि वुमेंस को उतना ही पैसा मिले किसी भी काम को करने के लिए जितना एक मेल को मिलता है, तो शायद वो वुमेन को एम्पावर कर सकता है हमारे सोसाइटी में, और उनको उनका जो वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन है वो भी बढ़ जाएगा। अब प्यारे बच्चे हमारे पास 5th क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस। टू हार्नेस इट्स डेमोग्राफिक डिविडेंड इंडिया मस्ट इन्वेस्ट इन डैश टू इंश्योर दैट द यूथ। तो इसका प्यारे बच्चों आ जाएगा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ हेल्थ फैसिलिटी। ट्रू और फॉल्स, इंडियाज डेमोग्राफिक डिवाइडेड इंश्योर्स ऑटोमेटिक इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट द नीड ऑफ टारगेटेड सोशल इन्वेस्टमेंट। तो गलत है प्यारे बच्चों, इसमें हमें फॉल्स लगाना है। और अकॉर्डिंग टू द ग्राफ द वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ 2 कंट्रीज विल बी सब्सटेंशियली इंक्रीजिंग बाय 2050। दीज 2 कंट्रीज आर, प्यारे बच्चों ये 2 कंट्रीज आपका अफ्रीका और इंडिया है। जैसा कि आप यहाँ पर ग्राफ पे देख सकते हैं कि अफ्रीका और इंडिया 2 ऐसी कंट्रीज है जिनके अंदर ये जो चीज़ें हैं वो वर्कफोर्स वो बढ़ रहा है, ठीक है, 2050। तो 2050 आप यहाँ पर देख सकते हैं, नीचे 2050 यहाँ पर मेंशन है प्यारे बच्चों। चलिए आगे चलिए बच्चों सेक्शन बी की बात करते हैं हम। उम्मीद करता हूँ सेक्शन ए आपको समझ में आया है। सेक्शन बी जो है हमारे पास राइटिंग स्किल है। अब एक एक क्वेश्चन मैं आपके लिए बताता हूँ आपको कि क्वेश्चन का क्या नीड है, क्वेश्चन में आपको क्या लिखना है, क्वेश्चन की क्या डिमांड है, और ताकि आपको पता चले कि आपने पेपर में क्या किया और आपको मार्क्स मिलते हैं उसमें कि नहीं मिलते हैं। प्यारे बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास नोटिस राइटिंग से आया हुआ है, तो क्वेश्चन देखते हैं। यू आर अमिता द हेड of the student as advisory board in your school and your school is organizing a charity event to raise funds for local old age home. Write a notice inviting students and teachers to participate in the event and provide details about the event's time, date and venue. तो प्यारे बच्चों आप अपने स्कूल के एडवाइजरी बोर्ड के हेड हैं और आपका जो स्कूल है वो चैरिटी इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहा है जिसमें ओल्ड एज होम। तो प्यारे बच्चे आप समझ लीजिए, सीधा सीधा इसका मतलब ये है आपके स्कूल के थ्रू एक चैरिटी इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जिसमें स्कूल के सारे टीचर्स और बच्चों को आपको इनवाइट करना है, और उसमें आप पैसे और बाकी सारी चीज़ें फ़ंड कलेक्ट करेंगे ताकि आप जो वृद्धाश्रम है, ओल्ड एज होम है, वहाँ पर जा कर के उन लोगों की मदद कर सके। तो आपको नोटिस का टॉपिक क्या लिखना है प्यारे बच्चे? टॉपिक आपको लिखना है चैरिटी इवेंट, ठीक है, और आपको उसमें मेंशन करना है कि सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स को चैरिटी इवेंट में इनवाइट किया जाता है कि वो कुछ वहाँ पर उसमें पार्टिसिपेट करें, कुछ फंड रेज करें ताकि आप उन बूढ़े लोगों की, उन वृद्ध लोगों की मदद कर सकें। दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एज अ सेक्रेटरी ऑफ इको क्लब ऑफ योर स्कूल RPVV शालीमार बाग, prepare a notice to be put on the notice board urging the members to participate in environmental awareness rally on the occasion of। तो प्यारे बच्चे आप इको क्लब के सेक्रेटरी हैं और आपको क्या करना है, अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लिखने के लिए, नोटिस बोर्ड पर लगाने के लिए एक नोटिस लिखना है जिसमें आप क्या करेंगे, सारे के सारे इको क्लब के मेंबर्स को इनवाइट करेंगे एक स्कूल की तरफ से आपके एनवायरमेंटल अवेयरनेस रैली, जिसमें आप क्या करेंगे, उस रैली में बच्चों को क्या करना है, एक तरीके से अवेयर करना है कि किस तरीके से हमें एनवायरमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या जो एनवायरमेंट है उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो उसके लिए एक रैली ऑर्गेनाइज हो रही है, तो आपका जो टॉपिक हो जाएगा वो आ जाएगा एनवायरमेंटल अवेयरनेस रैली। तो ये आप उसका टॉपिक लिख सकते हैं और बाकी इनवाइट कर सकते हैं।
अगला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। योर इंस्टीट्यूशन ग्रीनफील्ड हाई स्कूल इज होस्टिंग अ साइंस एंड इनोवेशन एक्सपो टू सेलिब्रेट स्टूडेंट्स अचीवमेंट्स इन द फील्ड ऑफ साइंस, राइट एंड इनविटेशन टू डॉक्टर जयंत नार्लिकर। तो प्यारे बच्चों आपको पता है इनविटेशन राइटिंग क्लास 12th में आ रहा है, और इसमें आपको एक इन्विटेशन कार्ड बनाना है, जिसमें आपको क्या करना है, आपके स्कूल में एक क्या होने वाला है, आपके स्कूल में प्यारे बच्चों एक साइंस एंड इनोवेशन एक्सपो होने वाला है। तो साइंस एंड इनोवेशन एक्सपो में आपको क्या करना है, इनवाइट करना है एक साइंटिस्ट को जिनका नाम है डॉक्टर जयंत नार्लिकर, और आपको उनको अपने स्कूल में इनवाइट करना है बच्चों, ठीक है, कि वो आपके स्कूल में आए और बच्चों को मोटिवेट करे। चलिए, तो आपको इनविटेशन का कार्ड बनाना है, और आपको पता होना चाहिए स्कूल के बिहाफ पर आप उनको इनवाइट करेंगे अपने स्कूल के अंदर। चलिए, अगला जो इसके और में क्वेश्चन है वह, योर स्कूल रिवर साइड हाई इज अरेंजिंग अ कल्चरल फेस्ट शोकेसिंग टैलेंट्स इन म्यूजिक डांस। तो आपके स्कूल द्वारा क्या किया जा रहा है प्यारे बच्चों, एक कल्चरल फेस्ट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसमें आपको गार्डियंस को इनवाइट करना है ताकि वो बच्चों को एनकरेज कर सके उनकी परफॉर्मेंस को देख करके। तो आपको इसमें पेरेंट्स के लिए, गार्डियंस के लिए क्या करना है, एक इनविटेशन बनाना है कि इस कल्चरल फेस्ट में वो बच्चों को मोटिवेट करने के लिए आए। तो इसमें भी आपको कार्ड बनाना है, आपको लेटर नहीं आया है एक्सेप्टेंस या रिफ्यूज़ल का, तो वो एक अच्छी चीज़ है, तो आप कार्ड बना सकते हैं दोनों इक्वेशन में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। यू आर प्रिया वर्मा, a recent graduate in graphic design from Bright Idea Design University after coming across a provided advertisement। तो प्यारे बच्चों इसमें आपको क्या करना है, आपको सारी डिटेल्स मेंशन है, और आपको एक यहाँ पर एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है। इस एडवर्टीजमेंट में आपको क्या करना है कि आपको पोजीशन जो है वो है प्यारे बच्चों, पोजीशन आपका मेंशन है तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कमिंग अक्रॉस द प्रायोरिटी में इन द न्यूज़ पेपर एक्सप्रेस इन द पोजीशन एंड राइट, ठीक है। तो पोजीशन प्यारे बच्चों आपको ना इसी में पढ़ना पड़ेगा, आपको ग्राफिक डिज़ाइनर की ज़रूरत है, और एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर आपको क्या करना है, इस एडवर्टीजमेंट के बिहाफ पर आपको एक जॉब एप्लीकेशन लिखना है। तो आपको पता ही है जॉब एप्लीकेशन की फिक्स लाइन्स होती है, और आप अपनी क्वालिटीज़ को इस एडवर्टीजमेंट से ले सकते हैं, और जो जैसे बैचलर जो एलिजिबिलिटी है उसको, रिक्वायरमेंट्स है उसको आप अपने लेटर में मेंशन कर सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। यू आर रवि कंसर्न सिटीजन ऑफ लिविंग इन अ सब अर्बन एरिया ऑफ मुंबई, लेटली यू हैव नोटिस अ राइज इन द एयर पोल्यूशन ड्यू टू द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द लोग। तो प्यारे बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, बार बार आता रहता है। देख सकते हैं आप किस तरीके से आप मुंबई के आपका एड्रेस वगैरह मेंशन है, और आपको एडिटर को एक लेटर लिखना है कि किस तरीके से कि मुंबई में सड़कों पर जो गाड़ियों की संख्या है उनके बढ़ जाने के कारण बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। तो आपको लास्ट में सॉल्यूशन भी देना है कि इस प्रॉब्लम से कैसे हम फाइट कर सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है देखते हैं। A study revealed that the lives of up to 59% of people who suffered from an injury could have been saved if the victims had been given some type of simple first aid। तो प्यारे बच्चों इसमें आपको बताया गया है कि किस तरीके से बहुत सारे एक्सीडेंट्स जिन लोगों के हुए हैं उनकी जान को बचाया जा सका है, क्योंकि असल में लोगों ने उन्हें फ़र्स्ट एड सही तरीके से प्रोवाइड किया है। फर्स्ट एड का मतलब होता है कि आपको चोट लग रही है, आपका एक्सीडेंट हो रहा है, सबसे पहले जो आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है, शुरुआती ट्रीटमेंट, उसको फर्स्ट एड बोलते हैं, और किस तरीके से वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, फर्स्ट एड द इंपॉर्टेंस ऑफ बेसिक, डिस्कस द एडवांटेज ऑफ फर्स्ट एड नॉलेज टू एनकरेज पीपल एक्वायर नीडेड ट्रेनिंग फॉर इट। तो इसमें बताया जा रहा है प्यारे बच्चों कि किस तरीके से आप लोगों को आपको आर्टिकल लिखना है कि किस तरीके से लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस होना चाहिए कि फ़र्स्ट एड कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको यहाँ पर प्यारे बच्चे कुछ आपको हेल्प के लिए कुछ आपको हेडलाइंस भी दी गई है, इन हेडलाइंस का आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपको सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि आपको एक आर्टिकल लिखना है जिसमें आपको फर्स्ट एड के इम्पोर्टेंस को समझाते हुए उस चीज़ को लिखना है। तो प्यारे बच्चों बी पार्ट में हमें क्या करना है, जैसा कि हमें बताया गया है इसमें कि पूरी दुनिया में क्या है कि फ़र्स्ट एड की नॉलेज नहीं होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा जाने जा रही है। तो एक NGO है जिसका नाम है लैंड अ हैंड NGO, ये कैलीकट केरला इसका एड्रेस है। तो ये क्या कर रहे हैं कि एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं जिसके अंदर ये बताने वाले हैं लोगों को कि किस तरीके से जो फर्स्ट एड है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप एक रिपोर्टर हैं और रिपोर्टर होने के नाते आपको क्या करना है, उस इवेंट को जो भी उसमें हुआ या जो भी चीज़ें हो रही है उसके ऊपर एक रिपोर्ट लिखनी है, किस तरीके से वहाँ पर लोगों को बताया गया कि फ़र्स्ट एड का क्या इंपॉर्टेंस होता है लोगों को, और यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इन पॉइंट्स का यूज़ करके आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों लिटरेचर सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, यह हमारा सेक्शन C है।
सबसे पहले हमारे पास जो आता है पोइट्री सेक्शन आता है और पोएम से हमारे पास स्टेंजा है। तो देखिए आपको मैं सबसे पहले बता दूं प्यारे बच्चे, दो स्टेंजा हमारे पास है और दोनों में से ऑप्शन है। जो फर्स्ट स्टेंजा है हमारे पास वो अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ऑब्वियसली आपको पता है अ थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन किट्स। तो इस पोएम को ना करते हुए मैं आपको ज़्यादा अच्छा एडवाइस दूंगा कि आप सेकंड पोएम को करेंगे, माई मदर 666 बाय कमला दास, बिकॉज यू विल इजीली एबल टू फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ द पोएम, कि ये पोएम थोड़ा सा एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन ये ज़्यादा ईजी रहता है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है इन द गिवन एक्सट्रैक्ट द स्पीकर्स इनिशियल थॉट अबाउट हर मदर इज दैट शी अपीयर्स टायर्ड एंड एल्डरली। क्यों प्यारे बच्चे? लुक्स अगली गलत है, अस्लीप विद हर माउथ क्लोज्ड हाँ ठीक है, लेकिन उसके थॉट्स क्या हैं उसको लेकर के तो हमें थॉट बताना है। तो थॉट प्यारे बच्चों ये है कि उसकी जो मॉम है वो काफ़ी ज़्यादा अभी ओल्ड लग रही है और थकी हुई लग रही है, टायर्ड लग रही है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है और अपने ज़्यादा उम्र की वजह से। तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर है, आंसर बी। अगला जो प्यारे बच्चे हमारे पास है, व्हाट इज़ द प्रीडोमिनेंट इमोशन एक्सप्रेस इन द एक्सट्रैक्ट, कि प्यारे बच्चे ऐसा कौन सा एक्सप्रेशन है जो हमें इस स्टेंजा में शो करा गया है। तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं पोएट इस बारे में बात कर रही है कि उसे डर लग रहा है, अब उसकी मॉम उसके साथ नहीं रहेगी, अब उनका टाइम आ चुका है, मतलब काफ़ी ज़्यादा एजेड हो चुकी है, तो शायद उनकी डेथ हो जाए। तो यहाँ पर पोएट का ना फियर और अनईज, उनके अंदर का एक बेचैनी, उनके अंदर का डर नज़र आता है। तो आपका प्यारे बच्चों ऑप्शन जो है इसका सी है। आगे बढ़ेंगे। अगला जो हमारे पास प्यारे बच्चों क्वेश्चन है वो कहता है कंप्लीट द सेंटेंस। द थीम ऑफ द एक्सट्रैक्ट इज द स्पीकर्स रियलाइजेशन दैट देयर मदर इज एजिंग विच अकम्पेन्ड बाय अ सेंस ऑफ डैश। तो प्यारे बच्चों इसमें बाय द सेंस ऑफ फियर है ना, कि प्यारे बच्चों बाय द सेंस ऑफ फियर, क्योंकि उसे डर लग रहा है कि अब उसकी मॉम कहीं ना कहीं नहीं बचेगी, क्योंकि उनकी जो एज है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। द इन द लाइन यंग ट्रीज स्प्रिंडिंग विच फिगर ऑफ स्पीच। तो प्यारे बच्चों कुछ बताने की जरूरत नहीं, आपको पता होना चाहिए यहाँ पर पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है। क्यों? क्योंकि ट्रीज को स्प्रिंडिंग बोला गया है। स्प्रिंडिंग का मतलब होता है दौड़ते हुए प्रतीत होना। अब पेड़ दौड़ नहीं सकते, लेकिन उनको क्वालिटी दी गई है ह्यूमन बींग्स की, ह्यूमन का ट्रेड उनको ट्रांसफर किया गया है, तो ऐसे में पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो आपका प्यारे बच्चों फिर बता दूं मैं, ऑप्शन क्या है? पर्सनिफिकेशन, ये आपका फिगर ऑफ स्पीच है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स विद रेफरेंस टू द एक्सट्रैक्ट। द स्पीकर इज इन द एक्सट्रैक्ट बिलीव्स दैट देयर मदर लुक्स यंगर देन द एक्चुअल। गलत प्यारे बच्चों, बिल्कुल गलत है। उसको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि उसकी मॉम यंग लगती है, उसको तो और ऐसा लग रहा है कि शायद उनकी एज इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अब वो नहीं बचेंगे, और काफ़ी ज़्यादा उनका चेहरा डल है और काफ़ी ज़्यादा पुअर लग रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्पीकर। तो आप पिछले वाले क्वेश्चन में प्यारे बच्चों उसका आंसर आप फॉल्स लिखेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्पीकर्स पुटिंग अवे द थॉट मदर। तो प्यारे बच्चों इसका सिग्निफिकेंस आपको बताना है कि किस तरीके से जो ऑथर है वो अपने मॉम के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहते, क्योंकि उसके माइंड में बहुत सारी चीज़ें आ रही है अपनी मॉम को देख करके कि वो काफ़ी एजेड हो चुकी है, तो उन सारे थॉट को दूर करने के लिए वो कर रही है। तो आप ये चीज़ लिखेंगे उसमें। चलिए अब हमारे पास प्यारे बच्चों अगला जो स्टेंजा है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये अब मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर जो 8 है, ये स्टेंजा हमारे पास जो है वो स्टेंजा नहीं है, हमारे पास एक्सट्रैक्ट है, जो कि कहीं ना कहीं एक पैसेज है जो आपका चैप्टर से आया हुआ है। तो ये जो है द एनिमी चैप्टर से है, ठीक है। और अब इसके बारे में इसमें डॉक्टर सदाव और हाना की सिचुएशन को बताया गया है, जब वो असल में अमेरिकन सोल्जर को के वुंड को ट्रीट कर रहे थे, तो उस वाले पर्टिकुलर सिचुएशन की बात इसमें की जा रही है। पहला क्वेश्चन बोलता है इन द गिवन स्टेट हाना एक्सप्रेस अ बिट ऑफ डैश फॉर द यंग अमेरिकन। तो इसमें कंटेम्प्ट आ जाएगा प्यारे बच्चे, थोड़ा सा उसको लेके घिरना हो रहा था, क्योंकि वो चीज़ों को शुरुआत में थोड़ा सा डर रही थी करने से, तो आप ये कह सकते हैं उसमें। या अगर दूसरे ऑप्शन की बात करूँ तो प्यारे बच्चे होप भी एक चीज़ हो सकती है। बाकी आप कंटेम्प्ट के साथ जाइए, दैट विल बी द एग्जैक्ट वन। विच ऑफ दीज क्वेश्चंस डज हाना स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग ऑन द एक्सट्रैक्ट। कौन से क्वेश्चंस जो है वो हाना असल में रिफ्लेक्ट कर रही थी, जब वो मतलब कौन से क्वेश्चन वो शो कर रही थी उसके माइंड में था। वाई डिड मैन लाइक द यंग अमेरिकन। तो इसका जो ऑप्शन है प्यारे बच्चों वो आएगा कि व्हाट शुड सॉरी हाउ डिफरेंट वॉज द रियलिटी ऑफ प्रिजनर्स फ्रॉम वॉट शी वॉज लेट टू बिलीव। कि जो प्रिजनर्स की रियलिटी होती है वो जैसा वो पहले बिलीव करती थी उससे अलग होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है प्यारे बच्चों वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अगला बढ़ते हैं। व्हाट चेंजेस हानास परसेप्शन ऑफ द यंग अमेरिकन। हाना के माइंड में यंग अमेरिकन को लेकर के क्या जो परसेप्शन है उसमें क्या परसेप्शन था, क्या बदलाव आया। तो इसमें था प्यारे बच्चे कि इसका है प्यारे बच्चे सीइंग द एनिमी एज एन एक्चुअल पर्सन इन फ्रंट ऑफ हर।
इसका है प्यारे बच्चे कि बदलाव ऐसे आया कि जब उसने एनिमी को अपने सामने असली में पड़ा हुआ देखा तो उसके माइंड में कहीं ना कहीं एक चेंज आया, जो यहाँ पर दिखता है कि तब वो सोचने लगी। उससे पहले उसका नेगेटिव एटीट्यूड था अमेरिकन सोल्जर को लेकर के, पर उसको अपने सामने पड़ा हुआ देख करके उसके माइंड में एक चेंज आता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका एग्जैक्ट आंसर है। हाउ डू हाना एंड सदाव रिएक्ट टू द सिचुएशन ऑफ द वुंडेड मैन। हाना और सदाव वुंडेड मैन की सिचुएशन को कैसे रिएक्ट करते हैं, तो इसमें आ जाएगा प्यारे बच्चे कि हाना इज़ कन्फ्यूज बट सदाव इज़ कॉन्फिडेंट अबाउट इट। हाना जो होती है वो थोड़ी सी कन्फ्यूज होती है और सदाव जो होता है वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होता है। तो ये बता सकते हैं आप, इसका ऑप्शन नंबर ए है। अब प्यारे बच्चे आगे बढ़ते हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ प्यारे बच्चे, क्योंकि हमने पहला क्वेश्चन कर लिया, ऑप्शन वाला क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। जो क्वेश्चन 9 है इसमें एम हेमल ये आया है आपका द लास्ट लेसन से, और इसमें एम हेमल ने लास्ट में किस तरीके से उन्हें बताया कि आज जो फ्रेंच लैंग्वेज का है वो लास्ट लेसन है, और कल से जो जर्मनी के अल्सेकन लॉरेन के स्कूल में जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा, उस वाले सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट वर द राइचस फ्रेंच। राइचस का मतलब है प्यारे बच्चे यहाँ पर वो लोग असल में जिन्होंने बुलेटिन बोर्ड पे वो न्यूज़ लगाया था। तो ऑब्वियसली हमारे पास जो ऑप्शन है वो है द फ्रेंच, द प्रशियंस, तो गलत है ये, द विलेज पीपल, द स्कूल चिल्ड्रन। तो प्यारे बच्चे आप इसमें ना द विलेज पीपल लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फ्रेंच तो नहीं हो सकते क्योंकि फ्रेंच लोगों का वॉर चल रहा था, और विलेज पीपल ने लगाया था वहाँ पर, तो आपका सी ऑप्शन सही है। वाई डज एम हेमल टेल एवरी वन टू बी वेरी अटेंटिव। एम हेमल ने सबको क्यों बोला बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहने के लिए, क्योंकि असल में इसका जो आपका आंसर है वो लगाएंगे कि सी ऑप्शन लगाएंगे प्यारे बच्चों। ही वांट्स टू टेल देम अबाउट द न्यू लैंग्वेज दे विल सून लर्न। वो नए लैंग्वेज के बारे में बताना चाहते थे जो वो अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अगला प्यारे बच्चों, व्हाट डज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन सिग्निफाई। जो बर्लिन से ऑर्डर आया था वो क्या सिग्निफाई करता है, इसका आंसर है प्यारे बच्चों द इम्पोजिशन ऑफ वन कल्चर ओवर अनदर। एक कल्चर के ऊपर दूसरे कल्चर का हावी हो जाना, जैसा कि आपको पता है फ्रेंच जो है उसके ऊपर जर्मनी लैंग्वेज उसको एम्पावर कर रही थी, तो आपका आंसर बी है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों हमारे पास फोर्थ, व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स टू मी। फ्रेंच के लिए वो वर्ड्स बहुत थंडर क्लैप होता है, चौंका देने वाला होता है। तो इसमें दीज लाइन्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट डेपिक्स फ्रेंच, क्या इसमें डेपिक करता है, कन्फ्यूजन अबाउट द न्यू लैंग्वेज, एस्टोनिशमेंट एट अ वेस्टेड अपॉर्चुनिटी। तो प्यारे बच्चे इसका आंसर बी होगा कि वो बहुत ज़्यादा उसको बुरा लग रहा होता है कि उसके पास जब अपॉर्चुनिटी थी अपनी खुद की लैंग्वेज को सीखने का तो उसने नहीं सीखा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द एग्जैक्ट वन। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट यूजेस माउंटेड एज यूज इन द। तो माउंटेड, तो इसमें प्यारे बच्चों आप ए ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। तो कंप्लीट द सेंटेंस, फ्रेंच रिएक्शन टू एम हेमल अनाउंसमेंट रिफ्लेक्ट्स। प्यारे बच्चों फ्रेंच का जो रिएक्शन होता है एम हेमल के अनाउंसमेंट के बाद वो इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है। आपको आंसर में ये लिखना है कि किस तरीके से फ्रेंच जो था ही वॉज फीलिंग सॉरी दैट ही नेवर पेड अटेंशन टू हिज ओन लैंग्वेज एंड नाउ इट इज़ द लास्ट डे ऑफ हिज लैंग्वेज, सो ही वॉज फीलिंग रिग्रेटफुल, ही वॉज फीलिंग वेरी सॉरी फॉर एम हेमल। तो ये चीज़ आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इसका बी पार्ट नहीं कर रहे बच्चों, आप बी पार्ट देख सकते हैं, मैंने ए पार्ट का आपको आंसर बता दिया। आई होप आप सभी ने वही किया होगा क्योंकि वो ज़्यादा वर्थ इट है करना। आप क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अब हमें इसमें से कोई 5 क्वेश्चन करने हैं। हमें 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं प्यारे बच्चों, 6 में से किसी 5 को करने हैं, तो मैं आपको 5 करा देता हूँ, सारे सबके आंसर बता देता हूँ। चलिए, व्हाट काइंड ऑफ रिसेप्शन डिड गांधी रिसीव एट मोतिहारी। मोतिहारी में गांधी जी का किस तरीके से वेलकम किया गया, तो आपको बताना है पीपल वर वेरी ग्रेटफुल टू हिम, देवर ग्रीटिंग हिम। तो सारे के सारे लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, महात्मा गांधी का वेट कर रहे थे क्योंकि उन्होंने इससे पहले उनका नाम सुना था, और उनके अराइवल पे कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग वहाँ पर गैदर हुए थे और सब उनके आने का खुशी मना रहे थे, सब उनको ग्रीट कर रहे थे। ये आप बता सकते हैं। दूसरा, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नोवेल द नेम ऑफ द रोज़। तो आप उसमें बता सकते हैं कि किस तरीके से उसमें एक्चुअल रियलिटी को एक्सप्रेस किया गया है जो उसके सक्सेस का मेन रीज़न था। वाई इज़ गेमिनी स्टूडियो फेवरेट हॉन्ट ऑफ द पोएट्स। तो फेवरेट हॉन्ट का मतलब प्यारे बच्चे है पोएट्स का, क्योंकि गेमिनी स्टूडियो में जो एक पोर्शन था जहाँ पर टी वगैरह मिलता था वो 24 घंटे अवेलेबल होता था, और सारे के सारे पोएट्स वगैरह, चाहे वो ऑफिस बॉय है, चाहे वो एक्टर है, डायरेक्टर है, राइटर्स है, सारे वहाँ जाकर के चाय पीते थे और अपने अपने ओपिनियंस को शेयर करते थे, जिसकी वजह से वो एक सबसे फेवरेट हॉन्ट था पोएट्स का। हाउ डज़ द
तो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें किस तरीके से प्यारे बच्चों कीपिंग क्वाइट में जो पैब्लो नेरुदा है उन्होंने इमेजरी को शो किया। मतलब आप देखिए सारा का सारा जो पोएम है इमेजिनेशन बेस्ड है। वो इमेजिन करे कि किस तरीके से रिक्वेस्ट करे दुनिया के सारे देश चुप रहेंगे, तो आपको उसी चीज़ को बताना है कि वो वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो वॉर्स को रोक दे और एक साथ मिलकर चले। वाई डिड सोफी लाइक हर ब्रदर जियोफ मोर देन एनी अदर पर्सन। इसका सीधा सीधा आंसर ये प्यारे बच्चों कि कोई भी उसके उसकी बातों पे यकीन नहीं करता था एक्सेप्ट जियोफ। जियोफ उसकी सारी बातें सुनता था और उसकी मदद भी करता था, उसकी बातों को हाइड भी रखता था, तो इसलिए सोफी उसे सबसे ज़्यादा पसंद करती थी। वाई डज मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड मीन इन एंड। तो प्यारे बच्चों अंकल्स वेडिंग बैंड, इसका मैसिव वेट समझिए। इसमें वेडिंग बैंड का असल में कोई वेट नहीं है प्यारे बच्चों। यहाँ पर जो मतलब है वो ये है कि किस तरीके से शादी के बाद जो वुमेन्स होती है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है अपने फैमिली को आगे बढ़ाने की, अपने फैमिली को लेकर के चलने की, और सारी की सारी चीज़ें उन्हें संभालनी पड़ती है। तो इस चीज़ को आप एक्सप्लेन करेंगे। एंड द पोएम हैज़ बीन रिटन बाय एड्रियन रिच एंड शी इज़ अ वेरी रिनोन्ड और वेरी नोन पोएट। और जो वो है वो हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के बहुत ज़्यादा आगे रहती है। तो आप उस सेंस में चीज़ों को बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें कोई 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है 3 में से, तो चलिए देखते हैं। वाई डू यू थिंक चार्ली विद ड्यू नियरली ऑल मनी ही हैड फ्रॉम द बैंक टू बाय द ओल्ड डिजिटल करेंसी। तो प्यारे बच्चों आपको जैसा कि पता है जो चार्ली है वो 3rd लेवल पर होकर के आया था, और वहाँ पर उसके पास जो करेंसी थी वो बिल्कुल नई वाली करेंसी थी जिस एरा में वो अभी रह रहा था। और ओल्ड जो 3rd लेवल था वो ऑब्वियसली पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो वो करेंसी को एक्सचेंज करता है ताकि वो वहाँ पर जा कर के अपनी टिकट खरीद सके और वो इलियोनिस गिल्सबर्ग में जा सके। अगला जो क्वेश्चन है वो कहता है द ऑथर हैज़ यूज ब्लड एज अ सिंबल इन द स्टोरी। तो प्यारे बच्चों आपको पता है द एनीमे में ब्लड को एक सिंबल यूज़ किया गया है कि किस तरीके से उसको नेगेटिव सिंबल शो किया गया है, और ये बताया गया है कि जो रिलेशन होता है वो बाय ब्लड नहीं होता बल्कि कैसे होता है प्यारे बच्चों, वो असल में एक ह्यूमन के साथ होता है। तो इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। 3rd जो क्वेश्चन है वो कहता है व्हाट सिग्निफिकेंस एज अंटार्कटिका होल्ड फॉर द एनवायरमेंटलिस्ट एंड वाई। प्यारे बच्चे एंटार्कटिका एक ऐसा हमारे वर्ल्ड का एक ऐसा पार्ट है जो कि बहुत अनटच्ड है ह्यूमन से, बहुत एक्सेप्शन है वो, क्योंकि वहाँ पर ह्यूमन एग्जिस्टेंस ना के बराबर है। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे अर्थ के प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर तीनों को लेकर के ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर किया जा सकता है, इसलिए वो एनवायरमेंटलिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है प्यारे बच्चे, हमें फिर इसमें एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, वो भी 120 से 150 वर्ड्स में। इमेजिन अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। अगर आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाए तो प्यारे बच्चे इसको अटेम्प्ट करना आपके लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होने वाला है। इमेजिन दैट द बुली हु थ्रू डगलस इनटू द पूल रीड्स दिस चैप्टर एंड रियलाइज हिज मिस्टेक। चलिए आप मान लीजिए कि जो वो बुली है, वो जो हेल्दी लड़का था, वो जो एक फैट लड़का था जो डगलस को पूल में फेंकता है, वो इस चैप्टर को पढ़ता है और उसे खुद की गलती का एहसास होता है कि उसने गलत किया चैप्टर के अंदर। एज अ बुली राइट अ डायरी एंट्री पेनिंग डाउन योर रिस्पॉन्स टू डगलस प्रिजर्वेंस एंड योर ओन फीलिंग्स ऑफ गिल्ट एंड गिल्ट। तो अब आप एज अ बुली मतलब आप वो लड़के खुद है जिसने विलियम डगलस को पानी में फेंका, आपको डगलस को एक डायरी एंट्री लिखनी है, और डायरी एंट्री के थ्रू आप क्या लिखेंगे, अपनी खुद के रियलाइजेशन और एक्सेप्टेंस को, अपने रिग्रेट को, फीलिंग को लिखेंगे कि कितना आपको उसके बाद बुरा लगा। डायरी एंट्री के फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है कि डगलस को पानी में फेंकने के बाद आपको कितना बुरा लगा, मतलब आप क्या हैं, आप वो एक बिग ब्रूजर बॉय खुद हैं। चलिए या तो इसके जगह पे आप ये अटेम्प्ट कर सकते हैं बी पार्ट, इन वट वे डज द स्टोरी रैट रैप रिफ्लेक्ट सिमिलर प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल लिविंग इन इंडिया हु आर अपरूटेड एंड। तो आपको बताना है कि किस तरीके से जो रैट रैप स्टोरी है प्यारे बच्चे, वो इंडिया के लोगों के सिमिलर कंडीशन को रिप्रेजेंट करती है जिन्हें जहाँ पर उन्हें इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से वहाँ से हटा करके कहीं और शिफ्ट कर दिया गया। तो किस तरीके से जो प्यारे बच्चे उसमें पैडलर होता है, आपको पता होगा, वो यहाँ वहाँ भटकता है और एक प्रॉपर लाइफ नहीं होती उसके पास, वो भी होमलेस होता है। तो किस तरीके से जो इंडियंस है जिन्हें रिलोकेट किया जाता है वो भी होमलेस रह जाते हैं, कहीं ना कहीं गलत कामों में लग जाते हैं, एक प्रॉपर उन्हें लाइफ नहीं मिल पाती जो उन्हें असल में मिलनी चाहिए थी। तो इस तरीके से आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है प्यारे बच्चों हमारे पास, जिटकालास एंड बामा हैव बीन इनवाइटेड टू ऑन अ टॉक शो, दे बोथ शेयर देयर एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, दे रिफ्लेक्ट द इंस्टेंसेस ऑफ ऑपरेशन एंड हैव फेस्ड हाउ दोज इंस्टेंसेस प्रूव टू बी द सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ टू फाइट अगेंस्ट सच ऑपरेशन, यू हैव टू राइट अ रिपोर्ट। तो प्यारे बच्चों इसमें आपको बताना है कि जिटकालास एंड बामा
आपको पता है ना, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड चैप्टर से है दोनों का, दोनों पार्ट दिया हुआ है यहाँ पर। जिटकाला सन बामा दोनों के दोनों मिलती हैं एक दूसरे से, और एक टॉक शो होता है जिसमें दोनों एक दूसरे से बात करती है और अपने खुद की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती है जो मार्जिनलाइज सेक्शन के साथ हो रही है। मतलब आपको पता है ना चैप्टर में किस तरीके से उस बात को बताई गई है कि हमारे सोसाइटी में एक मार्जिनलाइज सेक्शन है जो जिनके साथ हमेशा गलत होता है। तो इसी जो उनका टॉक शो होता है, आपको उसी को एक रिपोर्ट के फॉर्म में प्रेजेंट करना है कि आप वहाँ पर गए, आपने क्या देखा, उस टॉक शो में क्या बातें हुई, उन लोगों ने क्या बातें की और किस तरीके से वो हमारी सोसाइटी को एक मैसेज देता है। चलिए प्यारे बच्चों, ये कर सकते हैं आप, इसका बी पार्ट भी कर सकते हैं। इमेजिन दैट द एनकाउंटर विद मिस्टर लैम्ब। तो प्यारे बच्चों, आपको इसमें एक टेड टॉक हुआ है, और आपको सबसे पहले मैं बता दूं मिस्टर लैम्ब और डेरी के चैप्टर से है ये, ऑन द फेस ऑफ इट बाय सुजैन हिल, आपको पता होगा। तो आपको बताना है कि किस तरीके से डेरी का जो एटीट्यूड होता है शुरुआत में वो बहुत नेगेटिव होता है लाइफ को लेकर के, क्योंकि उसका फेस एक तरफ से बर्न्ड होता है। लेकिन एम के मिलने के बाद उसके इस एटीट्यूड में एक पॉजिटिविटी आती है, एक बदलाव आता है, क्योंकि एम से मिलकर वो बहुत इंप्रेस होता है, उनके लाइफ को देखने के नज़रिए से बहुत इंप्रेस होता है और बहुत बदलाव आता है। तो उसमें क्या हुआ है प्यारे बच्चों कि अब आपको क्या करना है, आपको स्पीच लिखना है कि किस तरीके से जो उस टॉक में डेरी है उसने ये बताया कि उसका लाइफ एम के मिलने के बाद उसके लाइफ में क्या चेंजेस आए और कितना ज़्यादा वो पॉजिटिव हो गया है। तो इस बात के ऊपर आपको एक स्पीच लिखना है कि जो डेरी है वो कितना पॉजिटिव हो चुका है लाइफ को लेकर के अब। और ये आपका प्यारे बच्चों पेपर ख़त्म होता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर सही में आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो आप ज़रूर चैनल को वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नितेश तिवारी ई लर्निंग। और हम ऐसे ही आपके लिए वीडियोस बनाते रहेंगे, और सारे पेपर की जो प्यारे बच्चे आंसर्स है वो आपको टाइम पर उसी दिन आपको हमारे चैनल पर अवेलेबल मिलेगा। तो आप चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हैं और हमसे सारी चीज़ें सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।